आज का हमारा जो चैप्टर है मिनरल एंड रिसोर्सेज, ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है सभी चैप्टर से सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर पार्ट 2 ज्योग्राफी। हम एक टर्म को समझेंगे, व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं मिनरल कितने प्रकार के होते हैं। तो मिनरल दो प्रकार के होंगे, एक होगा मेटेलिक मिनरल और एक होगा नॉन मेटेलिक मिनरल। साइंस वगैरह में जूनियर क्लास की ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे। मेटेलिक मिनरल भी दो प्रकार का होता है, एक फेरस मिनरल और एक नॉन फेरस होता है ना। फेरस जिसमें आयरन कंटेन हुआ होता है और नॉन फेरस में तो आयरन की मात्रा होती नहीं है। तो मिनरल का डेफिनेशन हम देखेंगे पहले कि व्हाट इज मिनरल। द टर्म मिनरल is defined as natural occurring organic and inorganic substances having definite chemical composition and specific physical property। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जो एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से नेचुरली ऑकर हो। उसमें जो कंपोजिशन हो, मतलब क्या क्या मिलकर बना हुआ है, वो डिफरेंट तरीके से हो। समझ में आ रहा है? एक निश्चित रूप में हो कि हाँ इतना अमाउंट, जैसे मान लो आयरन है तो हाँ इतना अमाउंट में इसमें ये है, इतना अमाउंट में इसमें ये है। जैसे मान लो वाटर, तो वाटर में देखोगे आप कि कितना है H2O, तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है वो, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, उसी को मिनरल कहते हैं। ये एक बात याद है कि वो नेचुरली ऑकर होना चाहिए। एनर्जी क्या होता है कि कोई भी ऐसी कैपेसिटी जो हमें काम करवाए, वो क्या है, एनर्जी है ना। The capacity to do work is called energy। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप पिछले चैप्टर्स में भी कई बार पढ़ चुके हैं। It's literally means make by hand manufacturing is the processing of raw material into finished goods through the use of tools, human labor, machinery and chemical processing। किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बना लेना, कॉटन से कोई कपड़ा बना लेना, इसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर में हम ह्यूमन लेबर लगाते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का, केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं। रॉक क्या होता है, रॉक कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल, है ना। रॉक क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है कई तरह के होमोजेनियस सब्सटेंसेस का। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। साइंस में आप पढ़े होंगे, होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के सब्सटेंस मिलकर अगर किसी चीज का, हेट्रोजीनियस का मतलब कई तरह के सब्सटेंस मिल जाए। कुछ जनरल फैक्ट्स वगैरह है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। नीचे आते हैं, यहां से आपका चैप्टर शुरू है। तो पहले हम देख लेंगे मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल के बीच डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज मेटेलिक मिनरल और व्हाट इज नॉन मेटेलिक मिनरल। मिनरल दो प्रकार के थे, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। मेटेलिक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, फेरस, नॉन फेरस, ठीक है ना। मेटेलिक मिनरल आर दोज मिनरल व्हिच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट। ये वो मिनरल होता है जिसको मेल्ट कर सकते हैं, गला सकते हैं नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव साइंस लस्टर ऑफ देयर ओन। ये क्या होता है, काफी हार्ड होता है, ठोस होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके अंदर इसकी अपनी एक चमक होती है, काफी शाइनी होता है। When hit they don't break। जब इनको गर्म किया जाता है तो ये टूटते नहीं है। लोहा को गर्म करोगे तो टूटेगा नहीं, फैल सकता है, समझ रहे हो। These are generally associated with igneous rock। ये igneous rock यानी आग्नेय चट्टान से ये पैदा पाए जाते हैं। igneous rock में मेटेलिक मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। कैपेबिलिटी क्या होती है, they are ductile, malleable and can be used to make wire। ये काफी डक्टाइल होते हैं, इजीली ये मतलब फैल जाएंगे। इनको आप गर्म करके कोई भी शेप आप दे सकते हैं। वायर वगैरह बनाने के इस्तेमाल आता है, कॉपर वगैरह देखो वायर बनाने के इस्तेमाल होता है। ये एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टीन एक्सेट्रा, 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, आगे किसी लगा दीजिएगा। नॉन मेटेलिक ठीक इसका उल्टा लिखते जाओ, जो आपने मेटेलिक में लिखा था ठीक इसका उल्टा, बस एक चीज बदल लेना, यहाँ पे इग्नियस रॉक है तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद कर लेना, कोल, साल्ट, क्ले और मार्बल। यहाँ नॉन मेटेलिक मिनरल आप देख सकते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, यहाँ पे आपका मैग्नीटाइट है Fe3O4, यहाँ पे पाइराइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है पाइराइट, कैंडलाइट। ये लोग आजकल लोग अपने घर वगैरह में रखते हैं, बहुत खूबसूरत होता है ये पाइराइट। लाइमस्टोन, मार्बल, क्ले, सैंड, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मिट्टी तो आपको समझ में आएगा ही, बालू आपको समझ में आएगा ही, समझ में आ रहा है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। अब देखिए मेटेलिक मिनरल भी कितने प्रकार के हैं,
दो प्रकार के, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस में देखेंगे तो फेरस में क्या मिलेगा आपको, आयरन कंटेंट मिलेगा, आयरन की मात्रा मिलेगी। यहाँ पे आयरन नहीं होगा। दीज मिनरल हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है, चुंबक के पास ले जाओ बहुत तेजी से चिपक जाता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये जो मिनरल होते हैं ये लेस रेजिस्टेंस टू कोरोजन है ना, दीज मिनरल आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, इनमें रस्ट लगने लगता है ना, और इसमें रस्ट लगने के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ देखिए दे आर कंपोस्ट ऑफ मेनली आयरन एंड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ये इसका एग्जांपल याद कर लीजिएगा। इसमें जो है इसमें बहुत सारे दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट आपको मिलेंगे, कंपोजिशन कई सारे एलिमेंट मिलके नॉन फेरस टाइप के बनाएंगे। इसमें कुछ कहे चुने मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिलेगी, कार्बोनेट की मात्रा मिलेगी, सल्फाइड की मात्रा मिलेगी। तो वैसे भी बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है डेफिनेटली, ये सब पता है कहाँ पूछता है डेफिनेशन वगैरह, क्लास 10th लेवल में, 12th में इसका डेफिनेशन नहीं देगा। इसके एग्जांपल में देख लीजिए आयरन ओर, कोबाल्ट, निकल, इसके एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है ना। यहाँ कंपोजिशन देख लीजिए इसका, ये नॉन मेटल नॉन फेरस और ये फेरस वाला हो गया। अब हम देखते हैं क्या फेरस, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये आप कई बार पढ़े है ना, इसको आप कई बार पढ़े। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। यहाँ आपको उल्टा दिखेगा नॉन कन्वेंशनल नाम सुन के है ना, और कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। देख लेते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर सोर्सेज दैट आर कॉमनली यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड इन नेचर एंड देयर फॉर्मेशन टेक मिलियन ऑफ ईयर टू बी फॉर्म। देखो ये जितनी भी सोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो लिमिटेड है, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप उनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या करें होंगे, खत्म हो जाएंगे। वो कैसे हैं, कन्वेंशनल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला, ये वगैरह वगैरह है ना। और इसमें क्या होता है, इसका जो कॉस्ट होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉस्टली बिकॉज दे आर स्कार्स बट देयर यूजेस आर लिमिटेड, यूजेस आर अनलिमिटेड। इसका दाम बहुत ज्यादा होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो रेट होता है ना मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्कार्सिटी है, इसकी कमी है, पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है। इसमें ठीक इसका उल्टा है, दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी इन द नेचर। ये लेस एक्सपेंसिव है और नेचर में बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है ये। जैसे हम देख सकते हैं सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल। अब हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी क्या है। आप जानते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा लावा है, लावा ऊपर आती हीट हो, आप सुने गीजर वाटर का नाम, पानी जमीन नीचे गरम गरम निकलने लगता है। कहीं गोवा है, क्या नाम है, गया वगैरह के क्षेत्र में, वो क्या है, पृथ्वी की ही गर्मी है, चट्टाने गर्म रहती है तो पानी भी गर्म हो जाता है। तो हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो ये आपके लिए पॉइंट थोड़ा नया होगा, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, तो इसको आप नोट करिएगा जब भी आगे हम पढ़ाएंगे। अब हम देख लें व्हाट आर एडवांटेजेस, यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या यूज है किसी भी मिनरल्स का। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शॉप आर मेड ऑफ फ्रॉम मिनरल। आजकल हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सब के सब क्या है, मिनरल से बने हुए हैं। ये पेन कोई ना कोई मिनरल इसमें इस्तेमाल हुआ है। आपका फोन, मोबाइल, कई सारे मेटल लगे हुए मोबाइल फोन वगैरह में। देयर आर इधर ऑर्गेनिक लाइक फॉसिल फ्यूल और इनऑर्गेनिक लाइक निकल, आयरन, स्टोन एटसेट्रा। वो मिनरल कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है फॉसिल फ्यूल जैसा, और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मिनरल। There is an inverse relationship between quality and quantity of mineral. Therefore, good quality of mineral are less quantity as compared to low quality minerals. माने देखो किसी भी चीज की अगर क्वालिटी ज्यादा होगी ना तो क्वांटिटी कम हो जाती है ना। तो ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। They contain their ferrous content like iron ore or don't have ferrous content be like copper. अब मिनरल कैसा भी हो सकता है, या तो आयरन कंटेनिंग भी हो सकता है, या तो जिसमें आयरन ना हो वो भी हो सकता है। These are take long geological time to develop and they cannot
रिप्लेनिश इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। और ये मिनरल का निर्माण पृथ्वी के अंदर या नेचर में तुरंत नहीं होता है, कई मिलियन साल लग जाते हैं। ये पेट्रोल और डीजल का निर्माण कैसे हुआ है? बहुत पहले जब पेंजिया और लॉरेसी गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हुए, तो जब वो आगे की ओर बढ़े तो जितने वहां पे पेड़ पौधे पत्थर जीव जंतु थे सब दब के मर गए। लावा निकला उसके ऊपर चढ़ गया। तो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, है ना, 6 मिलियन ईयर एगो, कई बहुत लंबे समय तक ये दबे हुए थे और दबते दबते डिकम्पोज होकर नीचे पेट्रोल डीजल कोयला वगैरह का रूप ले लिए। ऑल द मिनरल आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। मोस्ट ऑफ द मिनरल आर नॉट रिन्यूएबल बट मेनी ऑफ देम कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड। कई सारे मिनरल क्या होते हैं? एग्जॉस्टेबल होते हैं, उनको दोबारा यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ सारे मिनरल नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उनको नहीं किया जा सकता है। लेकिन रिसाइकिल हम कर सकते हैं, रिसाइकिल दोबारा उनका निर्माण हम कर सकते हैं। तो कुछ शब्द हैं जैसे रिन्यूएबल, नॉन एग्जिस्टेबल, है ना, एग्जॉस्टेबल, उसके बाद नॉन कन्वेंशनल, ऐसे शब्दों को आपको पकड़ना पड़ेगा। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेम द इंपॉर्टेंट बेल्ट मिनरल रिजर्व इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा देखते रहिएगा बेटा। मिनरल इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो में हम पहले देखेंगे, यानी इस वाले क्षेत्र में। इसमें आसाम में एक जगह इंपॉर्टेंट है, दिग्बोई। दिग्बोई जो आपका आसाम में कहां पे है? वो दिग्बोई तिनसुकिया जिले में दिग्बोई नाम का एक छोटा सा जगह है। यहाँ पे देखो रिफाइनरी, एक रिफाइनरी आपको आगे पढ़ाएंगे, कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में होगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिफाइनरी पढ़ाएंगे तो दो तरह का रिफाइनरी होता है। एक होता है फील्ड बेस्ड, एक कैसे लिख लीजिए कहीं पे, फील्ड बेस्ड रिफाइनरी, और एक क्या होता है? मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड जो फील्ड रिफाइनरी क्या होता है कि आपने क्रूड ऑयल निकाला, कंपनी में ले गए, वो रिफाइन करके क्या करेगा? क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकालेगा, डीजल निकालेगा। जो फील्ड बेस होता है ना, वो हमेशा फैक्ट्री कहाँ, वो रिफाइनरी कहाँ लगाई जाती है? जहां पे वो मिनरल निकाला जा रहा है उसके अगल बगल लगाई जाएगी, फील्ड बेस्ड वाले में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? दिग्बोई। दिग्बोई BOI है। दिग्बोई कहाँ पे है? असम में है। असम में कहाँ पे? तिनसुकिया जिले में। ब्रैकेट में असम लिख लीजिएगा, तिनसुकिया लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में आप असम लिख दीजिएगा। मार्केट बेस्ड का मतलब कि ये मार्केट में रिफाइनरी रहेगा, जहां पे मार्केट से लोगों को सप्लाई हो जाए, है ना। तो इसके आप लिखिए बरौनी। बरौनी, बरौनी कहां पे है? तो बिहार में। तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। बेटा इसको रफ करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस बेल्ट कवर छोटा नागपुर यानी झारखंड, उड़ीसा प्लेटो। ये एक एक बेल्ट आपको याद रखना है मिनरल का। पहला बेल्ट क्या है? द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। इसमें आएगा क्या क्या? छोटा नागपुर आएगा, उड़ीसा का प्लेटो आएगा, वेस्ट बंगाल, पाटा, छत्तीसगढ़। दिस बेल्ट हैज वैरायटी ऑफ मिनरल लाइक आयरन, ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका। इस वाला ये वाला पूरा रीजन, ये पूरा रीजन छोटा नागपुर वाला, थोड़ा सा ये छोटा नागपुर में भी ये वाला हिस्सा आ जाएगा। इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा? तो कोल, मैग्नीज, आयरन और बॉक्साइट, मीका। एक आपने बेल्ट ये वाला देख लिया। दूसरा बेल्ट हम साउथ में थोड़ा देख लें, ये साउथ वाले रीजन में। इसमें कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिजेंस तमिलनाडु, अपलैंड एंड केरला। इट इज रिच इन फेरस मेटल, बॉक्साइट। इट आल्सो कंटेन ग्रेट आयरन और मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। दिस बेल्ट लैक इन कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट नवेली। यहाँ पे आप नवेली देखेंगे, इधर कहीं एरिया में आपको नवेली दिखेगा। नवेली के क्षेत्र में आपको कोल नहीं मिलेगा, लेकिन और बाकी चीजें जैसे आयरन ओर वगैरह बहुत अधिक मात्रा में होता है, फेरस मेटल वगैरह होते हैं, है ना। तो गोवा हो गया आपका। तो ये एग्जांपल आपको लर्न होना चाहिए। एक बेल्ट तो आपने ये देख लिया मिनरल्स के, एक बेल्ट आपने ये देख लिया। अब एक बेल्ट आप ये वाला देखेंगे पीछे वाला, मिनरल्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का मतलब गुजरात, राजस्थान वाला एरिया। अच्छा ये बताओ, ये समुद्र में क्यों बना हुआ है? अच्छा नवेली देखो इधर, सॉरी हमें दादा, ये समुद्र में क्यों ऐसे राउंड किया गया है? महाराष्ट्र के ठीक आगे आप समुद्र में जाएंगे ना, तो कुछ यहाँ पर, कुछ जो है यहाँ पर, यहाँ पे आप टिक लगा लीजिए और वहां पे लिख लीजिए मुंबई हाई, MUMBAI है बुक में,
मुंबई हाई, मुंबई हाई से यहाँ से क्या निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ठीक है ना, इसीलिए समुद्र में दिया हुआ है। दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड मिनरल आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। कॉपर जिंक हैज बीन मेजर मिनरल, राजस्थान इज रिच इन बिल्ड स्टोन। अब देखो कॉपर जिंक वगैरह उस एरिया में ज्यादा मिलेगा, राजस्थान में आपको स्टोन, बिल्डिंग स्टोन वगैरह, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, आप देखेंगे राजस्थानी मार्बल बड़ा फेमस होता है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक राजस्थान में बहुत जाते हैं, है ना, मेटामॉर्फिक रॉक से बहुत बेटर क्वालिटी का ये मार्बल वगैरह बनाया जाता है। गुजरात इज नोन फॉर इज पेट्रोलियम डिपोजिट, गुजरात में पेट्रोलियम डिपोजिट है। गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्स ऑफ साल्ट, दोनों में क्या साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है उनके पास। वहाँ पे एक लूना नदी वगैरह पूरी, वहाँ पे खारी नदी भी है राजस्थान में, वहाँ से नमक भी बनाया जाता है। The Himalayan belt is another mineral belt where copper, lead, zinc, cobalt, and tungsten are known to occur. Assam Valley has mineral oil deposits. Oil resources are found offshore areas near Mumbai coast, Mumbai high. अभी मैंने आपको मुंबई बताया, हिमालय रीजन में भी कॉपर वगैरह वगैरह दुनिया भर का मिलता है। मुंबई हाई मैंने आपको बता दिया, ये ऑफशोर रीजन, ऑफशोर का मतलब तट से दूरी पर, समझ में आ गया। अब हम डिफरेंस देखेंगे क्या, आयरन और फाउंड इन इंडिया। अब हम देखेंगे आयरन और उसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना, आयरन और सॉरी हाँ आयरन और उसके नहीं यार कौन है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन। हम आयरन पहला फॉर्म क्या आ गया आपका, मैग्नेटाइट। आयरन का पहला टाइप क्या है, मैग्नेटाइट। It is the most important and best quality of iron ore. It contains about 70% iron content. It is black in color. It has excellent magnetic qualities, so it is best for electrical industry. Magnetite सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है, इसमें 70% आयरन मिला हुआ होता है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे बेस्ट मेटल होगा, इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मैग्नेटाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं हम हेमेटाइट। हेमेटाइट आपको मार्केट में मैक्सिमम मिलता है। हेमेटाइट ओर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर, ये भी बहुत ज्यादा है, इसमें भी लगभग 50 से 60% आयरन होता है। ये हल्का हल्का रेड ब्राउन कलर का होता है। ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। देखो इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है ना, और ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल डिमांड किसका ज्यादा है, तो हेमेटाइट का। आप ऊपर पढ़े होंगे जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है ना वो कम मिलता है, तो मैग्नेटाइट बहुत बहुत ज्यादा उसकी अच्छी है वो, पर वो कम मिलता है, पर ये बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। मैग्नेटाइट से थोड़ा लो रेट का है लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत डिमांड है इसका। It provide a strong base for development of metallurgical industry. Metallurgical industry मतलब जो भी इंडस्ट्री मेटल से रिलेटेड हो, जैसे टाटा स्टील, तो इसकी वजह से जो मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज है उनकी काफी डेवलपमेंट हुई है। मेरी एक एक बात को नोट करते रहिएगा। ये बहुत लो क्वालिटी का होता है, इसको सीडेराइट, ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसमें आयरन और कार्बन का बहुत ज्यादा मिक्सचर होता है, और आयरन की मात्रा कितनी होती है, केवल 48%। तो आप ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा कॉपी में, है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और एक लिग्नेटाइट भी एक आएगा, लिमोटाइट, सॉरी लिमोनाइट, याद रखिएगा लिमोनाइट। ये मोस्टली येलोइश कलर में आपको दिखेगा, येलोइश कलर में, ब्लैक येलोइश आपको दिखेगा, बहुत बेकार क्वालिटी का है, लोहमटिया टाइप का होता है ये, है ना, और 30 से 40% इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसमें ज्यादा इसका डिमांड नहीं होता है। Where does India stand for iron resources is concerned? Write a note on. अब हम देखेंगे इंडिया में आयरन वगैरह कहाँ पे मैक्सिमम, किस किस बेल्ट में आयरन ज्यादा है, तो आप मैप के हिसाब से समझते रहिएगा। About 95% of total reserve of iron ore are located in state of Odisha, Jharkhand, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप 10th में और 12th में इस क्लास में देखेंगे आयरन ore कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैप में आपको दिखाएगा, ठीक है ना। लगभग 95% भारत में आयरन इन्हीं सभी क्षेत्रों में होता है, जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, है ना, आंध्र प्रदेश। तो पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उड़ीसा, झारखंड रीजन के कुछ आयरन माइंस वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा पहला रीजन है, उड़ीसा झारखंड रीजन। उड़ीसा झारखंड रीजन मैप में आप ईस्ट में देखिए उड़ीसा का पूरा एरिया और झारखंड का पूरा एरिया। मैं यहाँ पे मैप बना के हल्का सा आपको डिजाइन दिखा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा।
ये मैंने बनाया, तो ये वाला जो रीजन है, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही लंबा बन गया, जो आपको ये वाला एरिया दिखेगा, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। उड़ीसा भी आ जाएगा और ऊपर से झारखंड भी आ जाएगा, तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा इसको, उड़ीसा झारखंड रीजन में। नाम याद रखिएगा, बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन उड़ीसा आयरन ओर आर ऑकर इन सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। देख लीजिएगा, थोड़ा सा पहाड़ी वाला एरिया है ये, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइंस है इसके, मयूरभंज एंड झार। द इम्पोर्टेंट माइंस आर, ये अंडरलाइन करिएगा, गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, सूलापेट, बादाम पहाड़, मयूरभंज में है, बादाम पहाड़ अंडरलाइन करिएगा इसको, किरीबुरु एंड बोनाई जो सुंदरगढ़ में है। तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड है सब ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन ओर माइन एंड मोस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट आर लोकेटेड अराउंड देम, मोस्ट ऑफ देम इंपॉर्टेंट माइंस सच है। अब कुछ पुराने इसके आयरन ओर और माइंस वगैरह है, जैसे कौन कौन, नुआ मुंडी है, गुआ है, गुआ भी वही झारखंड में आपको दिखेगा, उड़ीसा या झारखंड के बॉर्डर पे देखिए दिखेगा गुआ, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये कहाँ पे है, सिंहभूम में है, कहाँ पे, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपको कहाँ पड़ेगा, सिंहभूम कहाँ पड़ेगा, कहाँ लिखा रहा है, झारखंड वाले एरिया में देखिए, हाँ बॉर्डर एरिया में आपको दिखेगा ये। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, दुर्ग तक फैला हुआ है। दुर्ग कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये माइंस बहुत बड़ा है ये। उसके बाद दंतेवाड़ा एंड बैलाडीला, ये भी एक पुरानी माइंस है, दंतेवाड़ा और बैलाडीला अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। एंड राजहरा, सॉरी राजहरा एंड दुर्ग आर इंपॉर्टेंट माइंस एंड आयरन ओर इन द कंट्री। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट ओर। देखो मैं अगर कहूँ आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब क्या, पीछे चट्टा पर जहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो बिना माइनिंग के तो आयरन ओर से आयरन निकलेगा नहीं, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, रिफाइनरी में जाएगा, रिफाइन होने के लिए वहाँ आयरन बनेगा, स्टील बनेगा, अलग अलग मेटल, कॉपर वगैरह का एक्सट्रैक्शन होगा। तो रिफाइनिंग और भी दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है फील्ड बेस्ड और एक होता है मार्केट बेस्ड। मैं आपको ऑयल रिफाइनरी का बताऊँ, जो दिग्बोई में है ना वो ऑयल वाला है, जो दिग्बोई और बरौनी का मैंने एग्जांपल दिया है वो ऑयल वाला रिफाइनरी का एग्जांपल दिया है। अब ये देखिए, अब ये छोटे मोटे कुछ आते हैं, महाराष्ट्र वाला इंपॉर्टेंट है। खैर पहले हम कर्नाटक रीजन का देखते हैं। अच्छा देखिए ये वाला मैप में यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बोला ना गुआ आप अंडरलाइन करिए, गुआ, केंदुरगंज, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये आपको कुछ आयरन ओर आपके दिखेंगे। जितना भी ट्रायंगल करके दिया हुआ है ये सारे क्या आयरन ओर है। इसीलिए मैं कहूँगा आप मैप खरीद लीजिए, मैप पे आपको काम करना है। मैप का सिलेबस मैंने ग्रुप में भेज रखा है, उससे ज्यादा मैप आएगा नहीं, उतना मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब महाराष्ट्र में गोवा रीजन का देखा, हम ये वाले एरिया देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही बरमंगा, सॉरी गोवा और रत्नागिरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। दिस बेल्ट इंक्लूड गोवा, उसके बाद एंड चंद्रपुर, उसके बाद भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हियर द ओर आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी yet they efficiently exploited. आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमंगाओ पोर्ट। आयरन ओर कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो मरमंगाओ पोर्ट से। मरमंगाओ पोर्ट यहाँ पे गोवा में है। मरमंगाओ पोर्ट से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट विदेश में। इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में है। रत्नागिरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र रीजन में है, बस बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ यहाँ पे भी आपको ज्यादा मिलेगा दक्षिण भारत के हिस्से में, है ना, जैसे तमाकुरू, बल्लारी, चित्तरदुर्ग, है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। देख लीजिए, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन महाराष्ट्र करीमनगर एंड वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना अंडरलाइन कर लीजिए, वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। कुर्नूल, कुड्डापा एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सलेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु आर द आयरन माइनिंग रीजन। तो दक्षिण भारत में आपको इतने एरिया है, ये सारे क्या है, आयरन माइनिंग रीजन है आपके, ये वाले पूरे रीजन। तो आप देख लेंगे ऐसे जितना भी यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है वो सारे क्या है, आयरन ओर वाले हैं। और जितना भी स्टार बना हुआ है तो वो सारे पोर्ट है जहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे कौन कौन से पोर्ट, तो आपको दिखेगा मरमंगाओ पोर्ट, यहाँ पे दिखेगा मंगलुरु पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट। इन सभी द्वीप से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में। What are the main utility of manganese? Describe the distribution of India. अब हम मैंगनीज के बारे में देखेंगे और भारत में मैंगनीज कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंस देखते हैं पहले उसका। Iron ore and manganese are two main ferrous minerals which is found in India and also in manufacturing ferroalloys. Alloy मतलब क्या होता है, कई सारे मेटल को मिला दो तो एलॉय बन जाता है
है ना। तो उसको तो ये मैग्नीज और आयरन वगैरह एलॉय बनाने के काम आता है, और हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मैग्नीज का और आयरन का इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है। मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम से ये एसोसिएट करता है, और भारत के लगभग सभी इलाके में मैग्नीज वगैरह पाया जाता है। हम थोड़ा उड़ीसा में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा मैग्नीज भारत में कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा में होता है। बहुत ही अच्छे माइंस भी उड़ीसा के बेल्ट में है। आयरन बेल्ट भी बहुत ज्यादा, कुछ एग्जाम्पल है वही पुराना वाला जो आप आयरन में पढ़े हैं, जैसे बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़ उड़ीसा में हमेशा रहेगा, है ना। गंगपुर, कोरापुट, काला हांडी बेटा बहुत जरूरी है याद रखना। हिस्ट्री में काला हांडी की एक घटना है, हिस्ट्री में काला हांडी घटना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ऐतिहासिक जगह है काला हांडी। और उसके बाद बोलनगिर भी एक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बोलनगिर का संबंध किससे है, मैग्नीज से। कर्नाटका में देखते हैं, कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका में कुछ जगह जैसे धारवाड़, बल्लारी, बेलागवी, नॉर्थ कैनरा याद रखिएगा, नॉर्थ कैनरा पे अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में भी कई सारे रीजन है, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर है ना, भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यार मैप में आप लोग देख लीजिए, काला हांडी मैप में देख लीजिएगा आप लोग, काला हांडी कहाँ पे है, उड़ीसा में, है ना। कोरापुट देख लीजिए आप लोग, ये सारा उड़ीसा वाला है। देखो अब देख लो आप लोग, लाइन से रेड कलर का दिया होगा, कितना ज्यादा एकदम लाइन से है उड़ीसा में मैग्नीज का माइंस वगैरह, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक दुर्ग याद रखना है आपको, कर्नाटक में भी है, दुर्ग मध्य प्रदेश में भी है, और एक दुर्ग कर्नाटक में भी है, आप ध्यान देंगे। महाराष्ट्र हो गया। मध्य प्रदेश में देखते हैं आप, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, निमार मंडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा है। और अदर में हम तेलंगाना, गोवा, झारखंड और कई सारे माइनर प्रोड्यूसर आप क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर आपका क्या है, उड़ीसा है। मेजर आप उड़ीसा का सारे एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। नेम द नॉन फेरस मेटल, डिस्कस देयर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन फेरस मेटल को देखेंगे, जैसे बॉक्साइट, है ना, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बॉक्साइट दिया हुआ है। थोड़ा हमारी तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा मेरी आवाज अगर आप तक ना पहुंचे तो समझने का प्रयास करिएगा। बॉक्साइट देखेंगे। बॉक्साइट इज द ओर which is used in manufacturing aluminium. Bauxite is found in mainly tertiary deposits and is associated with laterite rock occurring extensively either on the plateau or hill region of peninsular India and also in the coastal tract. देखो बॉक्साइट क्या होता है ना, ये एक ऐसा नॉन फेरस मिनरल है जिससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। माना गया है कि अगर 7 टन आप बॉक्साइट लेंगे तो उससे लगभग आई थिंक 3 या 4 टन एल्यूमिना बनता है, और उस 4 टन एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिफाइन करेंगे तो 1 टन आपका एल्यूमिनियम बनेगा। सोचिए, बॉक्साइट ऐसा है, ये हर जगह पाया जाता है। हिली रीजन में भी आपको मिल जाएगा, कोस्टल रीजन में भी भारत के आपको मिल जाएगा। तो एक कोस्टल रीजन आपका उड़ीसा है ना। उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका करता है, बॉक्साइट। काला हांडी तो एकदम ध्यान देना है, भूलना ही नहीं है। और ये संबलपुर, ठीक है ना। बोलनगिर भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बोलनगिर, कोरापुट आर द 2 एरिया व्हिच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। उड़ीसा में भी इसके लिए बोलनगिर और ये क्या नाम है, कारापुट, यहाँ पे कारापुट आपको दिखेगा एकदम नीचे नॉर्दर्न साइड में, है ना। तो ये जो एरिया है आजकल बहुत ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। द पैटलैंड ऑफ लोहारडागा इज झारखंड हैव रिच डिपॉजिट। अब झारखंड के लोहारडागा में, ऊपर देखिए, झारखंड में यहाँ पर भी बॉक्साइट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। भावनगर एंड जामनगर गुजरात है मेजर डिपॉजिट। गुजरात में भावनगर आपको दिखेगा, सौराष्ट्र वाले एरिया में एक दिखेगा जामनगर, सबसे ऊपर दिखेगा आपको जामनगर। उसके नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो आपको भावनगर मिलेगा, तो यहाँ भी ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियों पर, अमरकंटक प्लेटो है, वहां पर भी बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, जैसे कांती जबलपुर एरिया और बालाघाट मध्य प्रदेश का। कांती जबलपुर और मध्य प्रदेश का क्या, बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट, और जबलपुर एमपी का, इसको भी आपको याद रखना है। एमपी बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा दिया है।
अब हम देखेंगे दक्षिण भारत में तो कोलाबा, जैसे आपको कोलाबा मिलेगा, थाने मिलेगा आपका मुंबई में, है ना। रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र के कुछ ऐसे एरिया है यहाँ पर भी बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। और कुछ एरिया पर नीचे आप और आएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, यहाँ पर भी बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। तो हमें मतलब है ना मैप में केवल आप क्या ध्यान किस पे देंगे, एडवर्क करिए, मैप में आपको ध्यान किस पे देना है, केवल मैप में आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ किस पे, माइंस पे। जितने भी इंपॉर्टेंट माइंस है मैप में केवल उस पर आपको ध्यान देना है। वैसे आपका सारा कंप्लीट होने के बाद मैं एक क्लास पूरा मैप पे ही लूंगा, सारा लाइन से हम लोग मैप को समझा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कॉपर के बारे में और कॉपर के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। कॉपर इज एन indispensable metal in the electrical industry for making wires, electric motors, transformer and generator. It is alloyable, malleable, ductile. It is also mixed with gold to provide strength to jewelry. कॉपर बहुत अधिक मात्रा में काम आता है, एक इंडिस्पेंसिबल मेटल है, इससे एलॉय बनाने में बहुत आसानी होती है। जैसे अगर सोना क्या होता है ना, सोने में अगर कॉपर मिला दो तो सोना मजबूत हो जाता है, तो गोल्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। काफी डक्टाइल और मैलिएबल होता है। इसको मान लो इतना मोटा कॉपर है, उसको खींच कर हम बहुत एक लंबा वायर बना सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा काम होता है। तो हम देख लेते हैं कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन। झारखंड, बालाघाट, मध्य प्रदेश, है ना, ये झुंझुनू अंडरलाइन कर लो, झुंझुनू अंडरलाइन कर लो, ये झुंझुनू और अलवार ये कहाँ पे आपका, राजस्थान में है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। माइनर सबसे कम प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका, तो कम प्रोडक्शन वाले में गुंटूर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, और उसमें नाम क्या है, अग्निगुंडाला। अग्निगुंडाला ये है कहाँ पे, गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश के। चित्रदुर्ग एंड हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। साउथ हारकोट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो आपको मिलेगा ये तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीका इन द इंडिया। मीका से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मीका को बहुत अच्छी क्वालिटी, नॉन फेरस मिनरल है ये, नॉन फेरस है। इसलिए एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि बहुत ही थिन शीट में इसको बनाया जा सकता है मीका का, इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक नॉन मेटेलिक मिनरल है ये, जो इंडिया में होता है, मीका इंपॉर्टेंट वन। द अदर मिनरल एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजप्शन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ मीका से और चीज निकाला जा सकता है, जैसे लाइमस्टोन वगैरह निकाल के इसका भी इस्तेमाल फॉस्फेट वगैरह का ज्यादा होता है। Mica is mainly used in electrical and electronic industry. It can be split into very thin sheets which are tough and flexible. मीका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल, ये देख रहे हो मीका, इसको बहुत ही पतले पतले शीट में हम निकाल सकते हैं। अब पतला शीट में निकाल तो भी काफी ठोस होता है, इसीलिए मीका इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर आपको झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और साथ ही साथ तमिलनाडु आपको मिलेगा इसके प्रोडक्शन में। In Jharkhand, high quality of mica is obtained in a belt extending over a distance about 150 km in length and about 12 km in width and lower हजारीबाग प्लेटो। ये हजारीबाग प्लेटो में आपको बहुत ज्यादा मिका का प्रोडक्शन होता है। लगभग 150 किलोमीटर इसका एरिया है मिका का फैला हुआ। इन 150 किलोमीटर लंबे और 22 किलोमीटर चौड़े एरिया से मिका निकाला जाता है। हजारीबाग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक बढ़िया क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिका आपको कहाँ मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, नेल्लोर जिले में। अब तक 7,228 टन आंध्र प्रदेश मिका निकाल चुका है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिका। राजस्थान में मिका बेल्ट कितना, लगभग 320 किलोमीटर है ना। जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक और लगभग उदयपुर तक मिका का बेल्ट फैला हुआ है, मिका निकाला जाता है। तो मिका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीका डिपोजिट मैसूर में भी आपको दिखेगा, हासन डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा, कर्नाटक में यहाँ पे कोयम्बटूर में दिखेगा, तिरुचिपल्ली में दिखेगा, मदुरई में, उसके बाद कन्याकुमारी में जो तमिलनाडु में है, एलेपे केरला में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र, पुरुलिया और उसके बाद बंकुड़िया। सबसे इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, झारखंड याद रखिएगा, राजस्थान याद रखिएगा, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई याद रखिएगा कितना ज्यादा मीका है, देखिए लाइन से दिया हुआ है। झारखंड में सबसे नंबर 1, राजस्थान, बिहार, है ना, देख लीजिएगा आप लोग। अब हम कोल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कोल। ऊपर वाला रिवाइज करें तब तक, इसके बाद तुरंत हम किस पे आते हैं, कोल पर आते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया।
कोल क्या है और कोल भारत में कहाँ कहाँ पे कोयले की मात्रा है ये देखेंगे। कोल इज अ इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज मेनली यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में कोल का इस्तेमाल होता है, थर्मल पावर के रूप में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आयरन वगैरह को गलाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, कोल का इस्तेमाल करती है। तो मेटल्स वगैरह को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए कोल का इस्तेमाल बहुत बड़े मात्रा में किया जाता है। कोल ऑकर इन रॉक कंसीक्वेंस मेनली ऑफ टू जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टर्शियरी डिपॉजिट। ये गोंडवाना के समय से ही कोल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने आपको पीछे बताया जब पेंजिया और गोंडवाना एक दूसरे से अलग हुए तो कई सारे जो है पेड़ पौधे फूल पत्तियां सब क्या हो गए, अंदर दब गई, और लंबे समय से दबने की वजह से उन्होंने कोयले का निर्माण, कोयले का रूप ले लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दामोदर वैली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत में कहां पर है, तो दामोदर वैली में, जो गोंडवाना टाइम का है। About 80% of the deposit in India is bituminous type of non-coking grade. सबसे लगभग 80% कोयला भारत का कैसा है, तो बिटुमिनस है, कोल का एक प्रकार है ये, आपने कोल का प्रकार पढ़ा होगा। दे लाइन झारखंड बंगाल कोल में, और ये कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा, तो झारखंड और बंगाल में। जैसे बंगाल में रानीगंज में एक है। द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड इन रीजन इज रानीगंज, है ना। उसके बाद झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कारणपुरा, मैप में देख लीजिए आप, मैप में आपको यहाँ रानीगंज दिखेगा, झना दिखेगा, बोकारो दिखेगा, ये तीन याद रखिएगा। झारखंड का रानीगंज कहाँ पे है, तो रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। झरिया सबसे बड़ा कोलफील्ड है ना, फॉलोड बाय रानीगंज। रानीगंज के बाद झरिया क्या है, सबसे बड़ा कोलफील्ड है। द अदर रिवर वैली एसोसिएटेड विद कोल आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। गोदावरी, महानदी और सोन भी जो है, यहाँ इन सभी नदियों के अगल बगल भी कोल का फॉर्मेशन हुआ है, होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग आर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे मध्य प्रदेश में आपको दिखेगा सिंगरौली, यहाँ देख लीजिए मैप में, मध्य प्रदेश में आपको सिंगरौली मैप में दिखेगा। महाराष्ट्र में आपको दिखेगा वर्धा, है ना। तेलंगाना में आपको दिखेगा वारंगल, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा कुड्डापा। उसके बाद गोदावरी वैली, गोदावरी वैली देखिए यहाँ पर तेलंगाना के आगे गोदावरी वैली, ये कब का है, गोंडवाना टाइम पीरियड का। तो आप इसको ऐसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं टर्शियरी कोल, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चेरापूंजी, म्यूलोंग मेघालय, म्यूलोंग मेघालय अंडरलाइन कर लीजिएगा। मकुम, जयपुर, नाजरी द अपर ऑफ असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश एंड कालाकोट जम्मू कश्मीर। कालाकोट में भी होता है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में कोल होता है। टर्शियरी कोल है ये, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे कोल का उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे गिव द डिफरेंस बिटवीन गोंडवाना एंड टर्शियरी कोल डिपॉजिट। गोंडवाना और टर्शियरी कोल डिपॉजिट अंतर समझेंगे। देखो गोंडवाना का तुम मतलब ऐसे समझ लो, ध्यान समझना, आपके इंडिया का इतना हिस्सा ही आकर इसमें यूरोप से कट के इसमें लगा है, इतना हिस्सा। ये पहले कहां पे था, यूरोप कह रहा हूं, अफ्रीका से कट के, ये पहले अफ्रीका में था, तो इसको हम गोंडवाना कह रहे हैं। ऐसे आया और यूरेशिया में लग गया, तो जो पहले यहाँ पे मौजूद था वो टर्शियरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका गोंडवाना में यही है ना। झारखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के नीचे वाला एरिया आ जाएगा, मध्य प्रदेश पूरा, गुजरात, तो ये सारा क्या है, गोंडवाना का हिस्सा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये लगभग कितना पुराना है, तो 200 साल पूरा, 200 मिलियन, 200 साल नहीं, 200 मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 200 मिलियन में सोच लो कितना होगा, याद कर लीजिए, लगभग 2 करोड़, ठीक है ना। दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कोल इंडिया। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का आपको गोल्ड क्या नाम है, कोल मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लगभग 200 साल से नीचे दबा हुआ है। तो झारखंड वगैरह में बहुत बेस्ट क्वालिटी, वेस्ट बंगाल में किसमें आ रहा है गोंडवाना में, ऐसे वेस्ट बंगाल का रानीगंज है ना। दे आर मोर मेट्रोलॉजिकल एंड रिसोर्स सिचुएटेड इन दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो, है ना, गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैलीज। ये सारा किसमें आ जाएगा एग्जांपल में, गोंडवाना के। टर्शियरी में तो वही 55 मिलियन पहले, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ये सब किसमें आ जाएंगे, टर्शियरी में आ जाएंगे। इसमें लो क्वालिटी के कोल मिलेंगे। इसमें जो कोल मिलेंगे कैसे होंगे, लो क्वालिटी के होंगे, बहुत अधिक अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे। Which is the most abundantly available fossil fuel in India? Give the classification and types.
तो देखो सबसे अधिक मात्रा में और सबसे तुरंत जो मिलता है फॉसिल फ्यूल का, क्या है भारत में? तो कोल ही है। कोल ही आपको मिलेगा सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको क्या मिलेगा? कोल। पहले के जो ट्रेन वगैरह थे कोल से ही चलते थे। 67% ऑफ द टोटल कमर्शियल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द कंट्री। भारत में सेडिमेंट्री रॉक से द फॉसिल फ्यूल दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इट ऑफन नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो पूछ दिया क्वेश्चन कि कोल को यानी कोयले को काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? तो एक तो भारत में ये सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, मतलब अन्य फॉसिल फ्यूल के हिसाब से कोल भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कोल का होता है। उत्पादन ज्यादा होता है, सस्ता दाम होगा ये। और लगभग भारत के 65 से 70% जो इंडस्ट्रीज है कोल ही उनका फॉसिल फ्यूल है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता है। इनके प्रकार देख लेते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल क्या कहलाता है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कितना होता है? तो 80 से 95% होता है। इसके पास बहुत ही अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी हीटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आंच आएगा जब ये जलेगा तो। इससे पॉल्यूशन बहुत अधिक नहीं होता है ना। ये इसकी छोटी मोटी क्वांटिटी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन कितना होता है? तो 60 से 80%। मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, आराम से आग लग जाता है और काफी हीट ये देता है। इट इज फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। लिग्नाइट ये बेकार कोल होता है, वुड का होता है। आपको इमली का कोयला सुने होंगे, शादी विवाह में जलता है इमली का कोयला। लकड़ी जली हुई है, जो कोयला बचता है वही क्या है? लिग्नाइट है। 40 से 60% इसकी क्वालिटी होती है। ये क्या देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द अल्टरनेशन ऑफ वुडी मैटर इनटू कोल। जब कोई लकड़ी कोल में कन्वर्ट होती है तो क्या हो जाता है? ये लिग्नाइट बनता है। एग्जाम्पल में आपको राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु मिलेगा। उसके बाद आपको दिखेगा पिट। पिट सबसे बेकार होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू कोल। ये पहला स्टेज है जब एक लकड़ी जल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोयले में कन्वर्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पिट। सबसे बेकार क्वालिटी का ये है। अब देखेंगे कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं बायोकेमिकल सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे जियोलॉजिकल। कोल का पहले पिट होता है, ऊपर जो पेड़ पौधे हैं मान लीजिए जमीन पे गिर गए, है ना। इसके बाद इनमें क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हीटिंग प्रेशर होगा। टाइम टू टाइम ये क्या होंगे? जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज्यादा ये दबेंगे, उतने ही अंदर जाएंगे और उतने ही बेस्ट क्वालिटी का ये कोल बनेगा। तो देखो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे? सबसे ज्यादा टाइम बोल लिया, ये बहुत पुराना कोयला होगा। एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस, लिग्नाइट एकदम आराम से मिल जाएगा। बाकी पेड़ पौधे इनको जला दो क्या बन जाएंगे? पीट बन जाएंगे। बोला हो ना, पीट क्या है? पहला फॉर्मेशन है कि लकड़ी को जलाकर किसमें कन्वर्ट कर देना? कोयले में कन्वर्ट कर देना। तो आप इसको आप समझ गए होंगे आई थिंक। राइट अ डिटेल नोट ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे पीट आपको ऊपर मिल जाएगा। जितना नीचे जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी होगी और उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा इसमें और उतनी ही बेस्ट क्वालिटी का आपका कोयला मिलेगा। तो कोयले का फॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है। पीट आपको चाहिए तो आपको अपने हाथ से बना सकते हैं। लकड़ी गिरी, जला दो, फिर थोड़ा सा बुझा दो, जो कोयला बचा वही पीट है। समझ आ रहा है? इनके लिए जो बेस्ट क्वालिटी का कोल लाएंगे तो आपको माइनिंग करना पड़ेगा, जो नीचे दबे हुए हजारों लाखों सालों से। अब देखेंगे कुछ पेट्रोलियम के बारे में। तो देखो पेट्रोल ऐसे नहीं बनता है। जो भी जीव जंतु होते हैं समुद्र में या फिर पहले के समय में जो हमारे जीव जंतु, भूकंप आया होगा, ज्वालामुखी आई होगी, जब हमारे क्षेत्र में आए तो जो भी जीव जंतु जल के मर गए होंगे वो सब क्या बन गए होंगे? पेट्रोल डीजल बन गए होंगे। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है और क्रूड ऑयल को रिफाइनरी के माध्यम से बाहर निकालकर और रिफाइनरीज में भेजकर उसी में से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस, मोबिल सब बनाया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओशन है, यहीं पे मान लो यही लावा निकल गया है, सारे जीव जंतु नीचे दब के क्या बन जाएंगे? डीजल, पेट्रोल बन जाए, क्रूड ऑयल बन जाएंगे सब। अब ये देखो यहाँ पे गैस भी निकाला जाता है। गैस क्या होता है? पृथ्वी के अंदर यहाँ नीचे बहुत ही मेल्टेड फॉर्म होता है, मेल्टल होता है। मेल्टल से गर्मी निकलती है तो ऊपर की चट्टानें क्या होती है? गर्म हो जाती है। चट्टानें गर्म होंगी तो जो अंदर पानी वगैरह, अंदर जो कार्बन वगैरह होगा वो गैस के रूप में होता है, तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और यहीं से गैस फंसा रहता है इसी रॉक्स के अंदर।
तो माइनिंग करके गैस निकाला जाता है, सीएनजी एलपीजी जो भी आप देखते हैं, ये भी एक फॉसिल फ्यूल का माध्यम बनता है। क्रूड पेट्रोलियम ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड के सेडिमेंट्री रॉक से क्रूड पेट्रोलियम निकाला जाता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिकली टेकन अप फ्रॉम ऑफ द ऑयल नेचुरल गैस कमीशन वाज सेट अप इन 1956। अंडरलाइन कर लो कि इस गैस वगैरह को ऑयल को गैस को निकालने के लिए क्या भारत में कमेटी बनी, तो नेचुरल गैस कमीशन बना। कब बना? 1956 में बना, 1956 में बना। टिल देन दिग्बोई इन आसाम वाज ओनली द ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, उसके पहले जो केवल आसाम का दिग्बोई था, केवल वही ऑयल प्रोड्यूसिंग था। अब तो कई जगह हो गया है। But the scenario changed after 1956. In recent years, new oil deposits have been found at the extreme western and the eastern part of the country. पहले तो आसाम का दिग्बोई था, अब भारत में वेस्ट में भी कई सारे ऑयल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। साउथ में भी कई सारे आपको ऑयल फील्ड वगैरह, गैस फील्ड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट varying in chemical composition, color, specific gravity. It is essential source of energy for all internal combustion engine and automobile, जितने भी ऑटोमोबाइल है, रेलवे है, एयरक्राफ्ट है, यही पेट्रोलियम वगैरह से चलती है। हाइड्रोकार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। It is numerous by product are produced in पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, सच एज फर्टिलाइजर बनाने में, सिंथेटिक रबड़ बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट, जो भी साबुन कॉस्मेटिक होता है, सब बनाने में ये क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आप वैसलीन लगाते हैं, वैसलीन के डिब्बे पे लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है। आगे देखिए, आगे क्या है? इंडिया में ऑयल फील्ड, तो इंडिया में जो आसाम का दिग्बोई है, जो मैं आपको बताया हूं, आसाम का कौन सा दिग्बोई? दिग्बोई किस जिले में? आसाम के तिनसुकिया जिला, तिनसुकिया जिले में है। ये भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। सुनो, जब वो नेशनल कमीशन जब सेटअप हुआ नेचुरल गैस का, उससे भी पुराना है वो तो 1965 में हुआ, ये उसके भी 56 में हुआ, ये उससे भी पुराना है आसाम वाला। उसके बाद आपको मिलेगा कहाँ पे? नाहर कटिया में लिखे, जो साउथ वेस्ट आपका दिग्बोई में है। मोरन मिलेगा एक ऑयल फील्ड आपको, जो आपका आसाम में है, मोरन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न इंडिया हम देख लेंगे गुजरात, गुजरात का कलेश्वर में आपको दिखेगा, कलोल में, महसावा में, नवागम में, कोसांबा में, लुलेज में, ये सारा एरिया गुजरात के एरिया में, यहाँ भी आपको बहुत सारा ऑयल फील्ड दिखेगा। महाराष्ट्र में ऑफशोर मैंने बताया ही है, मुंबई हिल, मुंबई हाइट जो समुद्र में है महाराष्ट्र में। मुंबई यहाँ लगभग 63% जो है, लगभग कितना फैला हुआ है? 160 किलोमीटर मुंबई से है ये। मुंबई से कितनी दूरी पे है? 160 किलोमीटर। कब इसकी खोज हुई थी? 1973 में। और यहाँ पे प्रोडक्शन कब चालू कर दिया गया था? 1976 में। 1973 में यहाँ पे पता लग गया था कि यहाँ से तेल निकलता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन एक है, यहाँ भी ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे कृष्णा गोदावरी में आपको, कावेरी बेसिन में भी, ईस्ट कोस्ट में कावेरी बेसिन में भी आपको मिलेगा। उस एरिया को बताओ जहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है, हमें उस एरिया को बताना है जहाँ पे क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है। तो देख लीजिए, हाँ बस वही। One reason natural gas is called clean is because it emits 45% less carbon than coal, about and 30% less than oil, and about 50% less than oil. नेचुरल गैस को क्लीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता, बहुत ही कम मात्रा में इसमें से ऑक्सीजन निकलता है। लगभग जितना कार्बन डाइऑक्साइड कोयले में से निकलता है, उससे 45% कम कार्बन डाइऑक्साइड आपका नेचुरल गैस में से निकलता है, इसीलिए इसको क्लीन कहा जाता है। इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट व्हेन इट बर्न, प्रोड्यूस हीट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, जब ये बर्न होता है ना, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हीट वगैरह निकलता रहता है, वाटर वेपर वगैरह भी निकलता है। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल होता है। सीएनजी, एलपीजी आप जानते ही होंगे, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हीकल्स वगैरह में आजकल जितनी 4 व्हीलर आ रहे हैं, 2 व्हीलर आ रही है, सीएनजी से रिलेटेड आ रही है। इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर बटा हुआ है।
इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। तो कहाँ कहाँ पर ये बताया देखिए पहले, तो सबसे पहले आपको याद रखना है द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेट अप इन 1984 एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। पब्लिक सेक्टर में 1984 में क्या सेटअप हुआ, द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। It is obtained along with oil in all the oil field, but exclusive reserve have been located along the eastern coast as well as Tamil Nadu, Odisha and Andhra Pradesh, त्रिपुरा, राजस्थान, ऑफशोर में गुजरात। अब देखो ये सारे नेचुरल गैस वगैरह का प्रोडक्शन आपको यहाँ इन सभी एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग राइट एसे ऑफ हाइडल पावर इन इंडिया। अब अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे, हाइडल पावर पढ़ेंगे, ठीक है। एक इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ जाएगा आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है, किस तरह से हाइडल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइडल पावर इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज फॉलिंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर एंड कलेक्ट वाटर इन हायर रिजर्वायर। द water level rises and the process of kinetic energy flowing water get transformed into potential energy. India the seventh, underline करिएगा, India is the seventh largest hydroelectric power in the world। सातवां सबसे बड़ा देश है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है भारत। इसमें होता क्या है कि हम डैम बना देते हैं, नदी बहती है, हम क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं। अब ये क्या हो गया, नदी का पानी पूरा ठहरा हुआ है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब जब नदी का पानी हम जब डैम भर जाता है तो हम डैम का दरवाजा खोलते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। और ये नीचे की ओर जब गिरता है तो इसकी एनर्जी को टरबाइन लगाकर ये चक्की घूमता है, ये चक्की क्या करता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ट्रांसफार्मर में स्टोर कर देता है। और ये ट्रांसफार्मर बिजली को स्टेशन पावर तक पहुंचा देता है। समझ गए आप लोग। और ये कैसा है, इनएग्जॉस्टिबल है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसीलिए काफी इसका दाम सस्ता होता है। भारत 7वें नंबर पे है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं शिव समुद्र में जो कर्नाटक में है, रिवर ऑफ किसमें, कावेरी नदी में 1902 में बना था। आजादी के बाद कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए 5 ईयर प्लान के तहत, और ऐसे ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत में लगाए गए। India's economically exploited the variable hydroelectric potential is estimated to be 1,48,701 मेगावाट। अब देखो भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मेगावाट एनर्जी जनरेट कर रहा है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ 6,780 मेगावाट जो छोटे मोटे हाइड्रो स्कीम है वो जनरेट कर दे रहा है ना। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में लगभग 92.5% इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन। पब्लिक सेक्टर वाले कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, लगभग 92.5, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, ये वाला ही दिखाइए आपके सिलेबस में है कि नहीं है। सारी इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। टाइटल और टाइटल वेव है, क्या क्या नहीं है आपके सिलेबस में, ये फोर वगैरह ये सारा पीछे का पढ़ा चुके हैं, ये सारा हम पढ़ा चुके हैं। तो ये सब आपका सिलेबस में, बाकी चीजें आपका हटा दिया गया है सिलेबस में से। हमें पढ़ना है कितना, नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है, सोलर विंड पढ़ना है, टाइडल वेव पढ़ना है, फिर आपका चैप्टर खत्म, उसके बाद बायो पढ़ना, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये सारा आपका नहीं है, थर्मल एनर्जी वगैरह आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हुए चलते हैं। जब भी आप कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को जलाते हैं ना, तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इसके एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइडल में तो आप समझ गए, डैम वगैरह के माध्यम से, है ना। अब देख लीजिए, अब हम आ जाएंगे प्रमोशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। जैसे कि हम देखें कुछ नॉन कन्वेंशनल आता है, जैसे नॉन कन्वेंशनल में आपका आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ही वैल्यूएबल एनर्जी होती है। ये कैसा होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, जैसे विंड मिल है ना, विंड मिल हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, सोलर सेल लगा के हम सूर्य की रोशनी से एनर्जी बिजली बना दे रहे हैं। अब सूर्य तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो सूर्य की रोशनी पड़ी सोलर पैनल पे और किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हो गया आपका, ये लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे भारत में। ऐसा नहीं कि सूर्य की रोशनी यहाँ कम पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं।
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स विल प्रोवाइड मोर सस्टेन एनर्जी, बहुत ही सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये काफी सस्ता भी होता है। अब नॉन कन्वेंशनल का मतलब याद रखेगा, ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म ना हो, जिसको हम रिन्यू कर सके, वो नॉन कन्वेंशनल है। जैसे विंड एनर्जी है ना, हवाओं के किसमें कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विंड मिल लगाकर। जियो थर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उसको कन्वर्ट कर दो। सोलर पैनल, न्यूक्लियर एनर्जी जो थोरियम और यूरेनियम से बनाया जाता है ना, इसको देख लीजिए आप लोग। न्यूक्लियर पावर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा, है सिलेबस में? अच्छा लास्ट में होगा, ये लास्ट में सिलेबस में दिया होगा, लेकिन बहुत छोटा दिया होगा। केवल यूरेनियम और थोरियम के बारे में ही बताया होगा। न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज्ड एज अ वेरिएबल सोर्स ऑफ, इससे देखो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है ना, धारवाड़ रॉक से यूरेनियम और थोरियम निकाला जाता है। ये बहुत ही रेडिएशन वाले एलिमेंट हैं, इनसे रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलता है। इनके रेडिएशन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये काफी खतरनाक भी होते हैं, एटम बम बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये उदयपुर में पाए जाते हैं भारत में, है ना, राजस्थान के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। इतना ज्यादा एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं दिया होगा जितना इसमें दिया हुआ है, थोड़ा दिया होगा। वर्ल्ड रिचेस्ट मोनेजाइट डिपोजिट, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पलक्कड़ में आपको कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में मिलेगा आपको, विशाखा। तो ये आपको नहीं आपके सिलेबस में है, ये आउट ऑफ सिलेबस सारी चीजें है इस सिलेबस में। अब हम देखेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये कब बना था, तो 1948 में बना था, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बॉम्बे में बना था 1954 में, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 रख दिया गया। अब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा थोड़ा मैप में क्या है, नरोरा पावर स्टेशन यहाँ पर है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा। गुजरात वाला देख लीजिएगा, तारापुर वाला देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिएगा, कैगा देख लीजिएगा कर्नाटक वाला, और यहाँ पे मद्रास का एटॉमिक पावर स्टेशन आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे तमिलनाडु में आपको दिखेगा कंडुलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये 2 पॉइंट जो आपका 1948 वाला याद करना है आपको, एटॉमिक रिसर्च भाभा वाला, भाभा एटॉमिक रिसर्च है ना। यहाँ पे कई सारे एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, भारत के सारे एटम बम यहीं से बने हुए हैं। द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कुछ है, तारापुर में है जो महाराष्ट्र में, रवत भाटा कोटा में राजस्थान में, काला पकवा में भी बताया है ना। नरोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, और काकड़ापाड़ा कहाँ है, गुजरात में। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी ही भारत का भविष्य है, क्यों, कैसे, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं जब पेट्रोल डीजल वगैरह इन सब का डिमांड बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब इनका डिमांड क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। तो लंबे समय तक चलेगा कौन, तो यही हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट ही चलेंगे। यूरेनियम और थोरियम जो है यही बहुत सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। भारत के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इनका कम्प्लीमेंट्री रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये भारत क्या है, भविष्य है, एक एनर्जी का एक स्रोत बनेगा यूरेनियम और थोरियम। इसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलता है। नेम 5 सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल, 5 सोर्स बताना है नॉन। एक सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी क्या करता है, तो सूर्य की रोशनी को ट्रैप कर लेता है। किसमें ट्रैप कर लेता है, तो अपने सोलर पैनल में, और इसको कन्वर्ट किसमें कर देता है, ये तो कन्वर्ट कर देता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक ये हो गया आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी एक बहुत बड़े एरिया में विंड मिल लगाया जाता है, बहुत बड़े बड़े एरिया में, छोटे मोटे एरिया में नहीं लगाया जाएगा। और ये देखो तो कितना बड़ा है, इसके सामने सरसों का खेत कितना छोटा दिख रहा है। इसके पीछे देखो यहाँ टरबाइन लगा होता है, ये हवा चलती है तो ये क्या करता है, हवाओं की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक ये आप कहोगे चार्जिंग सिस्टम से ये चलता है। ये एक टाइडल एनर्जी, हाई टाइड और लो टाइड आता है ना समुद्र में, तो उसमें भी देखो जहां भी कोई चीज में मूवमेंट होगा वहां एनर्जी होगी। तो समुद्र के हाई टाइड और लो टाइड को भी ये यहाँ सब क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, टरबाइन, और यहाँ से वायर कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर में सेट कर देंगे, और ये ट्रांसफार्मर किस पे बदल देगा, इसको बिजली में कन्वर्ट कर देगा। पढ़ लीजिएगा, हाई टाइड और लो टाइड जब भी आता है तो एनर्जी भी जनरेट होती है, नीचे टरबाइन लग जाता है, पंखा चलता है, और टरबाइन क्या करता है, उस बिजली को कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर में सेट करेगा, और वो ट्रांसफार्मर बिजली जो है पावर स्टेशन को पहुंचा देगा। गल्फ ऑफ कच्छ में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में, है ना। विंड एनर्जी का एक दो एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है तो देख लीजिएगा एग्जाम्पल भी आप।
जियोथर्मल एनर्जी में पहले ही बताया हूँ, पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होता है, मेंटल काफी गर्म है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। मेंटल की वजह से ऊपर की चट्टान भी गर्म हो जाती है। जब ऊपर की चट्टान गर्म होगी तो दुनिया भर का गैस निकलेगा। कई सारे गैस तो ट्रैप होते हैं जिसको हम रेसिड्यू हीट कहते हैं, रेसिड्यू हीट, बचत ऊष्मा। इसी हीट को क्या किया जाता है, एनर्जी के रूप में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या कहलाता है, जियोथर्मल एनर्जी। समझ में आ गया? देखिए यहाँ से हॉट वाटर निकला है ना, टरबाइन के माध्यम से ये क्या हो गया, एनर्जी इसकी ले ली गई, बिजली का रूप दे दिया गया, और इस वाटर को कूल करके ठंडा करके दोबारा नीचे भेज दिया जाता है, और फिर यहाँ से गर्म होकर फिर ये ऊपर आता है। भैया नीचे मिट्टी गर्म होगी तो पानी भी गर्म होगा, और इस पानी से उस एनर्जी को निकाल दिया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बोर्ड के एग्जाम में बना सकते हैं, पर पूछेगा नहीं, नॉर्मल डिफिनेशन पूछे। एक हम लोग बायोगैस हम लोग बनाते हैं, है ना, बायोगैस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ। रूरल एरिया में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो भी हम खाना वाना बचता है ना, जो भी गार्बेज, अब नहीं ऐसा सिलेबस में, एक बार देख लीजिएगा, है सिलेबस में, जो भी गार्बेज वगैरह कचरा होता है, खाना ऑर्गेनिक जो कचरा होता है, गोबर का जो गैस होता है, गोबर वगैरह, उससे हम एनर्जी निकालते हैं। इट इज यूज्ड एज ए कुकिंग फ्यूल। इसको कुकिंग फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं बायोगैस को। नॉर्मली आप डेफिनेशन इसका याद रखिएगा, प्रोसेसिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किस तरह सोलर सेल काम करता है। मैं आपको पहले बता दिया हुआ पूरा प्रोसेस, है ना। सोलर सेल क्या करता है, सूर्य की एनर्जी को इसमें इसके जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये सब क्या है, ये फोटोवोल्टिक सेल है। इसको नाम याद रखिए, कौन से सेल है ये, फोटोवोल्टिक सेल है, फोटोवोल्टिक सेल। और ये बहुत अधिक मात्रा में जब जोड़ दिए जाते हैं तो सोलर पैनल इनको कहा जाता है। इसमें सूर्य की रोशनी ट्रैप होती है, और ट्रैप होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो बहुत अधिक मात्रा में यूज हो रहा है ना। दुनिया, भारत के कई सारे पार्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग वगैरह में, हेयर ड्रायर वगैरह, आजकल हीटर वगैरह भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। तो लगभग टेक्नोलॉजी इन्हीं में शिफ्ट की जा रही है। गुजरात और राजस्थान में इसका बहुत ज्यादा मांग है। मांग क्यों है, क्योंकि वहीं पे धूप ज्यादा होती है, जहाँ पे धूप होगी वहाँ इसकी डिमांड ज्यादा होगी। विंड एनर्जी के एडवांटेज बताना भैया, पॉल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टिबल है ना, नॉन कन्वेंशनल है, रेन्यूएबल है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सारा सिस्टम, यही टरबाइन है बेटा, देखो ये नाचता है, ये टरबाइन का मोटर लगा हुआ है, ये पंखा लगा हुआ है, कन्वर्ट कर देता है जनरेटर में, और जनरेटर से पावर स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है बिजली। अब ये आप रोबोटिक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं कि आप इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ना है जितना बोर्ड के एग्जाम में आएगा। यहाँ देख लीजिए, ये वो एरिया है जहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, है ना, विंड। जैसे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में विंड मिल वगैरह है। क्यों विंड मिल है, क्यों वहाँ के प्लेटूस वाले रीजन है, खेती वगैरह अधिक मात्रा में होती नहीं है, तो बड़े बड़े एरिया खाली रहते हैं। जो एरिया खाली रहेगा वहाँ पे लगा दिया जाता है। भारत सरकार राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लगाएगी, नहीं चोरी हो जाएगा, चढ़ के सब मोटर चुरा लेंगे, खोल के सब पाइप के साथ। टाइडल एनर्जी में आपको अभी बता दिया हूँ, है ना। क्या टाइडल एनर्जी होता है, यही पानी का जो हाई टाइड लो टाइड आता रहता है, इससे एनर्जी को, ये पूरा इतना डिटेल में बुक में है क्या, सिलेबस में पूरा डिटेल में है, बट डेफिनेशन होगा, एग्जांपल होगा, है ना। ये पूरा ऐसे बन उनके नहीं दिया होगा। तो बस जितना आपके बुक में है उतना ही आपको पढ़ना है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, पता नहीं आप है कि नहीं। व्हेन वाज द फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी यूजेस अटेम्प्टेड, कब सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी वगैरह अटेम्प्ट किया गया था, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, पता नहीं आपके बुक में है कि नहीं। When the magma from the interior part of the earth come out of the surface, tremendous heat is released. The heat energy can be tapped and converted into electrical energy. Moreover, hot water and gases out from the geyser well, so generation of the thermal power of modern geothermal energy. अब ये बताया हूँ, जब कभी कभी मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सारी बातें आप पढ़े। सबसे पहले इसका सक्सेसफुल यूज 1890 में किया गया था, है ना। कहाँ पे किया गया था, सिटी ऑफ बॉयस में किया गया था, इडाहो में किया गया था, यूएसए में। वाटर पाइप के माध्यम से हीट को निकालकर और सराउंडिंग की बिल्डिंग में फैला दिया गया था। बस खत्म है आपका ये ओखला दिल्ली, ये सारी चीजें आप सिलेबस में नहीं है। अब देखेंगे नीड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का नीड क्यों है, क्यों नीड है, क्योंकि भैया इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड समय तक ये आपके पास है। आप ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका कॉस्ट बढ़ता जाता है,
जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, यूज बढ़ेगा तो ये कम होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। ये लास्ट टॉपिक आपका है। लॉन्ग टाइम फॉर्म, लंबे समय तक चलाना है तो आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा, है ना। और इसको बनने में भी काफी लंबा समय लग जाता है, इसीलिए काफी महंगा है ये। इकोनॉमिक प्रोसेस टू ओवरकम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाँ ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं होगी, वही बात देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको बता चुका हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, बस खत्म, आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच।